हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है वह है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता क्या है? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का अगर परिभाषा देखा जाए तो भाषा का विकास से तात्पर्य भाषा के बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने और समझने आदि जो भी प्रक्रिया होती है, हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, ये सारी प्रक्रियाओं को भाषा का नाम दिया जाता है और इसका विकास हमारे शरीर में हम में होता है। इसका जो विकास होता है इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए हैं। उस नियम को जरूर याद रखना है क्योंकि वो सीटेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए चॉम्स्की नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन चॉम्स्की वाला। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पहले लिख दिया कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने बताया कि बालक में जो होती है जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है पहले से उसमें निहित होती है। उन्होंने उस क्षमता को एक नाम दिया, LAD का नाम दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण का नाम दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है LAD, याद रखिएगा। इसमें से आपके 2 सीटेट के क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा भाषा में जो होता है, बालक में जो भाषा का विकास होता है, चॉम्स्की ने बताया कि वो जन्मजात होता है, मतलब पहले से उसमें निहित होता है। ठीक है, फिर लेव वाइगोत्स्की ने इनकी बातों को थोड़ा बहुत खंडन किया, थोड़ा सा अलग किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी सीटेट में 3-4 बार आ चुका है, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा का अर्जन करता है। अर्थात बालक जो होता है वह जब समाज में जाता है, परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली, समाज, समुदाय में जब जाता है तो वहां के लोगों से वह अर्जन करता है, वहां के लोगों से इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, जिसके पश्चात उनमें भाषा का विकास होता है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को आप सीटेट के व्यू से कहीं पर नोट कर ले, अपने माइंड में भी नोट कर ले तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हर एक अवस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। इससे भी सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिएगा। शैशव अवस्था में देखते हैं 0 से 2 वर्ष में, तो जन्म से आपको पता होगा कि बालक जो होता है जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसमें कुछ बोलने की तो क्षमता होती नहीं है, बस वो रोता है या चिल्लाता है, तो वही होता है। तो जन्म से 1 माह तक उसमें शब्द का, 8 माह तक कोई भी शब्द का विकास नहीं होता है, वो बस चिल्लाता है, रोता है, वो करता है, बस उसमें कोई शब्द का विकास नहीं हो पाता है। हाँ, पर याद रखिएगा स्वर और व्यंजन कुछ कुछ निकालना शुरू कर देता है, जैसे आ, मा, मतलब कुछ भी है ऐसे तो कुछ निकालना शुरू कर देता है, परंतु स्वर या व्यंजन निकालता है, परंतु वो शब्द का निर्माण 8 माह तक नहीं कर पाता है। तो 0 से 8 माह तक कोई भी शब्द का निर्माण नहीं हो पाता है। 10वें माह में वो पहला शब्द बोलता है। पहला शब्द तो जनरली कहा जाता है माँ बोलता है। माँ क्यों बोलता है? क्योंकि जब वो मुंह से आ निकालता है तो उसका जब होठ बंद होता है आ मा, तो उसके जो होठ बंद होने से क्या होता है कि उसकी ध्वनि जो अ की जो ध्वनि है, कंठ की जो ध्वनि है, वो म में रूपांतरित हो जाती है। तो पहला शब्द वो माँ ही बोलता है मैक्सिमम। ठीक है, फिर उसके बाद 1 वर्ष तक वो धीरे धीरे क्या कहते हैं 3-4 शब्द, क्योंकि उसके ध्वनि का थोड़ा सा मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो 3-4 शब्द मम्मी पापा, ये माँ, मामा, पापा, इस तरह का कुछ शब्द बनाना शुरू कर देता है। तो 3-4 शब्द का निर्माण वो कर लेता है। 15वें माह में वह 19 शब्द का निर्माण कर लेता है। 18वें माह में 22 शब्द का निर्माण कर लेता है और 21 माह में 118, 2 वर्ष में लगभग 212 शब्द का वह निर्माण कर लेता है। तो शैशव अवस्था में इस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। अब अगर इसकी कुछ शैशव अवस्था में कुछ प्रोसेस को जाने, कुछ प्रक्रिया को जाने, क्योंकि इससे भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वह पहले सप्ताह से वो समझिए कि आप वो जब वो
रोता है तो रोने में वो क्या करता है, मतलब बहुत अलग टाइप का रोता है, तो उसकी जो रोने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्रंदन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया? क्राइंग, क्रंदन, क्राइंग, CRYING, क्राइंग का नाम दिया, जो 0 से 3 माह तक चलती है, मतलब 12 सप्ताह तक चलती है। फिर उसके बाद से क्लिकना, उसके बाद से जो वो अलग टाइप से वो ए ऊ करके मतलब क्लिकता है, मतलब कि कुछ शब्द बनाना नहीं जानता है, परंतु वो कुछ वर्णों को या कुछ स्वर या व्यंजनों को बोल करके मतलब कुछ जोर से चिल्लाता है, तो उसको क्लिकना या कुकिंग का नाम दिया जाता है। वो 4 से 6 माह तक वो करना सीख जाता है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है बबलाना, बबलिंग। बबलिंग में क्या होता है कि वो जब बबलिंग करता है तो उसमें कुछ शब्द, कुछ उसमें वाक्य आ जाते हैं, कुछ शब्द वाक्य नहीं, कुछ वर्ण आ जाते हैं। वर्ण के साथ में जब वो मुंह से बोलता है तो उसके साथ में कुछ उसके लार, ग्रंथि से लार भी निकलता है, तो इस प्रक्रिया को बबलिंग का भी नाम देते हैं। जो बबल्स उसके मुंह से निकलते हैं आराम करके वो कुछ बोलना चाहता है, परंतु यहाँ पर भी वो शब्द का निर्माण नहीं कर पाता है, केवल वो वर्ण तक ही सीमित रहता है, मतलब स्वर और व्यंजन ही लगभग बोलता रहता है। तो बबलिंग हो गया। बबलिंग के बाद पहला शब्द वो 8 माह में निकालता है। तो पहला शब्द याद रखिएगा, 8 माह में, यहाँ पे भी था हमारा पहला शब्द 8 या 10 माह में निकाला था, यहाँ पे भी लगभग वो 8 माह में पहला शब्द माँ बोलना शुरू कर देता है। ये दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, इसलिए कुछ अंतर हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बाल्यावस्था में। तो ये आप लोगों ने इसमें शिशुअवस्था में देख लिया। बाल्यावस्था में जब बालक जो होता है वह, अब तो बाल्यावस्था में जब वो जाता है 2 से 11 वर्ष में, तो वो परिवार से कुछ आगे बढ़ करके वो पास पड़ोस में जाता है, पास पड़ोस के लोगों से ज्यादा मिलता है, मतलब बच्चों के साथ खेलता है, ग्रुप बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण वहां पर समूह में उसका जो बोलने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और शब्द विकास बहुत तेजी से बढ़ता है। तो चौथे वर्ष में सिसोर के अनुसार, सिसोर में बांटा है कि चौथे वर्ष में 5600 वर्ड का निर्माण कर लेता है, 5वें वर्ष में लगभग वो 9600 का कर लेता है, 6ठे वर्ष में 14700 का, 7वें वर्ष में 21200 का, 8वें वर्ष में 26309 का और 10वें वर्ष में 34300 वर्ड का वह निर्माण कर लेता है। अब इसी बीच वह जब उसका वर्ड जब निर्माण हो जाता है तो इसी बीच वो 6ठे 7वें साल में वाक्य बनाना शुरू कर देता है। उसका जो वाक्य बनाना वो होता है, शुरुआत में तो वो 2-3 शब्दों का वाक्य बनाता है, तो धीरे धीरे वाक्य निर्माण की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। जब वो विद्यालय जाता है तो वहां जब बुक पढ़ता है कि हिंदी का या कोई मतलब कोई भाषा का बुक पढ़ता है, तो उसका बुक जब पढ़ता है तो उसके पढ़ने के क्रम में उसका भाषा विकास और तीव्र गति से होता है, जिसके कारण वो वाक्य बनाना भी सीख जाता है, ठीक है। उनको अगर कोई चित्र दिया जाए तो चित्र के माध्यम से कुछ 2-3 शब्द वो बोलना शुरू कर देते हैं। अब तो बाल्यावस्था में इस प्रकार का विकास होता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किशोरावस्था आती है तो उस अवस्था में बालक स्कूल के साथ साथ परिवार, स्कूल, पास पड़ोस के साथ साथ वह समाज में जाने लगता है। समाज में जाने के साथ साथ उसका एक अपना ग्रुप बन जाता है, मंडली बन जाता है। उस मंडली में वह रह करके सीखता है। तो किस प्रकार की भाषा सीखता है? तो बहुत सारी भाषाओं को सीखता है, भाषा निर्माण भी करने लगता है, कहानी कथा बोलना आराम से, उसको अगर कोई वर्ड दिया जाए तो उस पर वो आराम से 100 शब्द के उसके बारे में कुछ लिख सकता है। तो उसमें देखिए, परंतु उसके कुछ विशेष रुचि बढ़ने लगती है, जैसे उसमें साहित्यिक रुचि के, साहित्यिक भाषा में रुचि बढ़ने लगती है, जैसे वह कोई कहानी या उपन्यास पढ़ने में ज्यादा वो करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो पार्ट आता है उसमें शरीर में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, जब बायोलॉजिकल चेंज होते हैं, जिसके कारण वह साहित्यिक भाषा में ज्यादा रुचि देने लगता है, ठीक है। उसके बाद वह गुप्त भाषा का भी प्रयोग करता है। जैसे आप लोग द्वारा भी जब आप पढ़ते होंगे 10-11 साल 12 साल के होंगे तो आपके क्लास में जो टीचर आते होंगे उन टीचरों को भी गुप्त भाषा के रूप में आप संबोधन करते होंगे कि ये है, ये है, ये वो है, ठीक है। तो गुप्त भाषा का ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर माइंड इतना डेवलप कर जाता है और शरीर में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, जिसके कारण ये क्या कहते हैं, अलग
रूट में बढ़ने लगते हैं। जब अलग रूट में बढ़ने लगते हैं तो वो कुछ गुप्त भाषा का भी प्रयोग करने लगते हैं, जिससे दूसरे को अगर उस गुप्त भाषा का ज्ञान है तो वो पता कर लेगा, अगर नहीं ज्ञान है तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कविता कहानी के माध्यम से अभिव्यक्ति। उसके बाद से जब उनकी जो भावना होती है, अंदर जो भी भावना होती है, जैसे कि कुछ भी चेंजिंग की भावना या कुछ भी जो भावना होती है, वो भावनाओं को वो कविता या कहानी का रूप देने लगते हैं। तो इस प्रकार कुछ और भाषा का इनमें फिर आगे विकास होते रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आगे नहीं लिखा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये बाल्यावस्था की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो हमारा ये सोशल डेवलपमेंट अब समाप्त होता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो है नैतिक विकास, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, जो हमारा सबसे लास्ट डेवलपमेंट है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो नैतिक विकास से तात्पर्य उन नियमों, प्रतिमानों और सिद्धांतों से है जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। अर्थात वे सभी सिद्धांत जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हो, संतुलित रखते हो, उन्हें नैतिक विकास कहा जाता है। अब नैतिक विकास के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोहलबर्ग। उन्होंने नैतिक विकास के जो एक सिद्धांत दिया था, जिसे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इन सिद्धांत में उन्होंने जो अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। चलिए इसको देखते हैं। तो कोहलबर्ग ने 1976 में नैतिक विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था के बारे में बताया। उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर नैतिक दुविधा वाले मोरल डिलेमा नामक वाले प्रश्नों को रखा। मतलब उनके सामने मॉरल डिलेमा मतलब नैतिक दुविधा वाले प्रश्नों को रखा। मतलब नैतिक दुविधा का मतलब वैसे प्रश्न जिनका उत्तर देने में हमें असमंजस्य महसूस हो, मतलब कठिनाई हो, मतलब जिसमें हम लोग ये उत्तर देने में, कोई विशेष उत्तर देने में हमें कठिनाई महसूस हो, उसे हम लोग मॉरल डिलेमा या नैतिक दुविधा वाले प्रश्न कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, आपके घर में कोई अगर बीमार है और आपके पास पैसा नहीं है, आप दवाई दुकान पे जाते हैं, वो दवाई देने से मना कर देता है, तब उस टाइम में आप क्या करेंगे? क्या उसके दुकान उससे मारा पीटी करके उसे छीन लेंगे? एक ये हो सकता है। दूसरा, आप कहीं जाकर के चोरी करेंगे, पैसा चोरी करके लाके उसको देंगे, तब लेके जाएंगे। या आप वो जो घर में जो बीमार है उनको बीमार छोड़ देंगे, मरने के लिए छोड़ देंगे। तो इस प्रकार का इनके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, और उन उत्तरों पर आप विशेष तौर पर जो भी मतलब उन उत्तरों का जो मतलब ये उत्तर देने में बहुत सारा असमंजस्य महसूस हो, मतलब कठिनाई महसूस हो, तो उन्हें नैतिक दुविधा वाले प्रश्न कहा जाता है। तो उन्होंने 10 से 16 वर्षों के बीच के बच्चों के बीच में एक नैतिक दुविधा वाले प्रश्न रखे, और उन प्रश्नों के आधार पर जो विकास की कुछ अवस्थाएं थी उसको 3 अवस्थाओं में बांटा। मतलब कि उन्होंने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा, और यह अवस्थाएं सार्वभौमिक यूनिवर्सल हो गई। देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं। तो पहली अवस्था है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हिंदी में पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, जो 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, जो कि परंपरागत स्तर होता है, जो 10 से 13 वर्ष के बीच में होता है। और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर, जो कि 13 से 18 वर्ष के बीच में होता है। मतलब यहाँ हमें देखने पे यह पता चल रहा है कि शैशवावस्था में तो मोरल डेवलपमेंट होता ही नहीं है। बाल्यावस्था में जो होता है उनको उन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल कहा। प्री कन्वेंशनल लेवल मतलब यहाँ पर जो बालक होता है, इनमें मतलब नैतिक विकास उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि ये चिंतन भी नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने जो ये निर्णय लेते हैं, ये अहम केंद्रित होकर, इको सेंटर्ड होकर के निर्णय लेते हैं, जिसमें उनका स्वयं का फायदा हो। अगर उनका फायदा हो रहा है कि हम चोरी करके करें, तो वो चोरी करने से बाहर नहीं आएंगे, वो चोरी करके वो दवाई ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर वे अहम केंद्रित होकर के, इको सेंटर्ड होकर के निर्णय लेते हैं। दूसरा कन्वेंशनल लेवल है परंपरागत स्तर। इस स्तर पे वे जो होते हैं, वे समाज द्वारा जो नियम होते हैं उन नियमों पर विशेष बल देते हैं, और उसी नियम के अनुसार अपने कार्यों को संचालित करते हैं, अपना निर्णय लेते हैं। अर्थात समाज में बना है कि चोरी करना पाप है, तो चोरी नहीं करेंगे, वो चोरी नहीं करेंगे।
भले ही उनका घर में कोई भी बीमार पड़ा है और मर जाए, कोई भी उन्हें चोरी नहीं करेंगे, अर्थात वे समाज के द्वारा नियमों के अनुसार ही चलते हैं। और लास्ट जो पोस्ट कन्वेंशनल है लेवल, इस स्तर पर तो ये थोड़ा सा उच्च स्तर होता है। इस स्तर पे वे समाज के नियमों में भी कुछ संशोधित करके अपने आप से नियम बना सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी की जान जा रही है और हमको चोरी करने से अगर उसकी जान बच जाती है तो वो चोरी करना अच्छा समझेंगे इस स्तर पर, क्योंकि ये स्तर जो है उसमें चिंतन, तर्क, अमूर्त चिंतन ज्यादा होने लगता है। वे लाभ, प्रॉफिट और लॉस से थोड़े से ऊपर हो जाते हैं और वे भला चाहते हैं, मतलब वे ऐसा चाहते हैं जिससे अगर तनिक सा अगर हमें दुख हो और उससे आगे जाके सुख हो सके, उससे आगे लाभ हो सके, तो उस पर वे विशेष ध्यान देते हैं। अर्थात समाज के नियमों को भी तोड़ करके नया नियम बनाने के लिए होते हैं। तो ये 3 स्टेजेज है, इनके बारे में हम विशेष रूप से आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, जहां हम एक एक करके सबका थ्योरी पढ़ेंगे। मैं बस यहाँ पे जनरल आप लोग को मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था कि मॉरल डेवलपमेंट ये पार्ट होते हैं। इसके बाद इसके अंदर 3 पार्ट है, इसके अंदर 2 पार्ट है, इसके अंदर 2 पार्ट है। ये आगे हम लोग अलग से जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। बस आप लोग इतना बना लीजिए, बस इतना ही इसमें काफी है। नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देख लिया जाएगा, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है एस्पेक्ट्स एंड डेवलपमेंट, ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।